अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मक़दम और इस्तक़बाल है। आज हम सीटेट उर्दू के क्वेश्चन पेपर जो गुज़श्ता साल पूछे गए हैं 2021 ईस्वी में और ये जनवरी का है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। डिटेल में हम समझेंगे। आइए देखते हैं कि इसमें क्या सब पूछा गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़कर फ़ायदा उठाएं। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इंस्ट्रक्शंस हैं, परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिए गए हैं। आपके सामने ये पेपर है, किस तरह से आप एग्ज़ाम देते हैं। इस मर्तबा तो खैर अब ये ऑनलाइन मोड में आ गया है। ये सब इंस्ट्रक्शन आप वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेंगे, फिर उसके बाद आपको सॉल्व करना होगा। आपके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा वहाँ पर। इसी तरह से यानी जो लैंग्वेज आप चूज़ करेंगे जिस तरह से, उसी तरह से आपको जो कोड बताया जाएगा उसी के मुताबिक आपका क्वेश्चन पेपर वहाँ पर खुलेगा आपके सामने कंप्यूटर पर। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर यह है कि इबारत दी गई है, जैसा कि कहा गया कि हम इबारत से ग्रामर और सब चीज़ आपको पूछ लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इस पैराग्राफ को पढ़िए और इस पैराग्राफ को अगर पढ़कर आप समझ लेते हैं तो आपके लिए आसानी होगी। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा है, नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। इंतखाब कीजिए तो यहाँ सबसे पहले आप पढ़ लीजिए कि क्या दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा है, बिजली ने इंसान की ज़िंदगी में बड़ा आराम और सुख पैदा किया है। याद रखिएगा ये पॉइंट, किस चीज़ ने सुख पैदा किया है। इसी तरह से उसने इंसान के लिए कई तरह की आसानियाँ मुहैया की हैं, यानी बिजली ने कई तरह की आसानियाँ मुहैया की हैं। कह रहा है कि बिजली कई तरह से तैयार की जाती है जो इंसान के 20 काम में इस्तेमाल होती है। सबसे ज़्यादा काम सूरज करता है। सूरज की गर्मी की बदौलत समंदरों और दरियाओं का पानी बुखारात बनकर दोबारा पानी की सूरत में बरसता है। ठीक है, दोबारा पानी की सूरत में बरसता है, याद रखिएगा। फिर नदी नाले इस पानी से भर जाते हैं। पानी से भरे नदी नाले बिजली घरों को जन्म देते हैं। यानी कौन सी चीज़ जो है जन्म देती हैं और कौन जन्म, तो इस तरह से ये एक पॉइंट है आपका कि पानी के ज़ोर और ताकत से एक पहिया घूमता है जिसे टरबाइन कहते हैं। इस टरबाइन से मकनातीस लगा होता है जो उसके साथ साथ घूमता रहता है। इस मकनातीसी और तांबे के तारों के सिलसिले को जनरेटर कहते हैं। पानी के बिजली घरों को चलाने के लिए करोड़ों मन पानी की ज़रूरत होती है। आजकल सस्ती और भारी पैमाने पर बिजली पैदा करने के लिए एटमी तवानाई यानी यूरेनियम का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस जगह यूरेनियम का इस्तेमाल हुआ हो उसे एटमी बिजली घर कहेंगे। ये एक पूरा पैराग्राफ है जो आपके सामने था, जिसको आपने पढ़ा और जिसको आपने समझा है। इस पैराग्राफ की मदद से कुछ सवालात आपसे पूछे जा रहे हैं, उन सवालात को सॉल्व कीजिए। और देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि सूरज की गर्मी की बदौलत समंदरों और दरियाओं का पानी क्या बनकर दोबारा पानी की शक्ल में बरसता है। क्या बनकर, तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे, सूरज की गर्मी की बदौलत दरियाओं का पानी बुखारात बनकर दोबारा पानी की सूरत में बरसता है। तो ये इसका सही जवाब है, ये चौथा वाला कि बुखारात बनकर दोबारा पानी की शक्ल में बरसता है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर आपको उसी से पूछा गया है कि पानी से भरे नदी नाले किसको जन्म देते हैं। तो पानी से भरे नदी नाले किसको जन्म देते हैं, ये देखिए यहाँ पर है कि बिजली घरों को जन्म देते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टरबाइन किसे कहते हैं। टरबाइन किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको कहा गया है जिसे टरबाइन कहते हैं। तो यानी यहाँ पे है जवाब कि पानी के ज़ोर और ताकत से एक पहिया घूमता है। तो पानी के ज़ोर और ताकत से घूमने वाला पहिया टरबाइन कहलाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन 2 है। सवाल नंबर 94 आपके सामने उसी से पूछा गया है, मकनातीसी और तांबे के तारों के सिलसिले को क्या कहते हैं। मकनातीसी और तारों
और तांबे के तारों के सिलसिले को जनरेटर कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जनरेटर कहते हैं। रेफ्रिजरेटर जिसमें पानी ठंडा करते हैं, इसी तरह से बैरोमीटर ये पास्कल का है, इसी तरह से कंडेंसर ये भी बिजली से जुड़ा हुआ है। चलिए, तो ये हो गया। तो उसी पैराग्राफ से एक सवाल आपके सामने और भी है। ये पूछा जा रहा है कि आजकल, सवाल देखिए, आजकल सस्ती और भारी पैमाने पर बिजली पैदा करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है एटमी तवानाई यानी यूरेनियम का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऑप्शन 2। इसी तरह से 96 क्वेश्चन है कि जगह की जमा क्या है? जो जगह दिया है उसकी जमा क्या है? जगहों। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए, 97 क्वेश्चन आपके सामने है। सुख का मुतजाद क्या है? सुख एक वर्ड है, उसका अपोजिट शब्द क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, दुख। इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 98 है कि इंसान की ज़िंदगी में बड़ा आराम, सुख और आसानियाँ किसने फराहम की हैं? किसने सुख और आराम फराहम की हैं? और ये शुरू ही में पहले लाइन में हमने बताया था, बिजली ने इंसान की ज़िंदगी में बड़ा आराम, सुख और आसानियाँ फराहम की हैं। 99 क्वेश्चन नंबर है कि बिजली को बनाने में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? बिजली को बनाने में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सूरज करता है। यानी 99 का क्वेश्चन नंबर 1 सही है। चलिए, तो फिर यहाँ एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं, फिर उसके बाद देखिए आपके सामने क्वेश्चन आएगा, उसको देखिएगा। सवाल है यहाँ सबसे पहले हिदायत दी गई हैं कि नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। 100 से 105 तक इसी पैराग्राफ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शेर यूँ है कि मंजिल कोई न ज़्यादा मंजिल नज़र में है, लेकिन हयात है कि मुसलसल सफ़र में है। वो एक तड़प के जिससे इबारत है ज़िंदगी, कुछ संगे दर में कुछ मेरे सौदाए सर में है। जचते नहीं बहिश्त के मंज़र निगाह में, जिस दिन से एक बहिश्त खरामा नज़र में है। जाएं कहाँ निकल के तेरी रह गुज़र से हम, जाएं कहाँ निकल के तेरी रह गुज़र से हम, हर मंजिल हयात तेरी रह गुज़र में है। मेरी यही ख़ता है बस ए अहले बुतकदा, शम्अ हरम का नूर भी मेरी नज़र में है। ये एक शेर आपके सामने पेश किया गया है, इसी से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब क्वेश्चन देखिए यूँ है कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शायर के नज़दीक ज़िंदगी किससे इबारत है? तो 100 का आंसर एक है कि एक तड़प से ज़िंदगी इबारत है। 101 क्वेश्चन नंबर में पूछा जा रहा है, तीसरे शेर के पहले मिसरे में शायर को किसके मंजर निगाह में जचते नहीं हैं? अगर इसका आंसर आप तलाश करेंगे तो यहाँ देखिए तीसरा शेर, मंजिल कोई न ज़्यादा मंजिल नज़र में है, ये एक लाइन है और 2 लाइन देख लीजिए, एक शेर हो गया। इसी तरह से 2 लाइन यहाँ पे छोड़ दीजिए, 2 शेर हो गया, यानी 5वें और 6ठे लाइन जो है ये आपके तीसरे शेर हैं। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है जचते नहीं बहिश्त के मंज़र निगाह में, यानी बहिश्त के मंज़र निगाह में जच नहीं रहे हैं। तो इसका आंसर अगर तलाश करें तो ये इसका आंसर 1 है, यानी बहिश्त के मंज़र निगाह में जच नहीं रहे हैं। सवाल नंबर 102 अब आपके सामने ये रहा, 102 है, शायर ने मंजिल हयात किसको बताया है? तो इसका आंसर अगर तलाश करें, मंजिल हयात किसको बताया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, अपने महबूब की रहगुज़र को मंजिल हयात बताया है। सवाल नंबर 103 है आपके सामने कि शम्अ हरम का नूर भी मेरी नज़र में है, यानी यहाँ पे स्पेस है, इसको फिल करना है आपको। तो वर्ड कौन सा आएगा? शम्अ हरम का नूर भी मेरी नज़र में है, इसका भी ऑप्शन 1 सही है, यानी ये वाला आंसर है इसका सही जवाब। सवाल नंबर 104 देखिए, सवाल नंबर 104 में पूछा गया है, ज़िंदगी का मुतज़ाद है, यानी अपोजिट ज़िंदगी का कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? तो मौत इस्तेमाल होता है, इसका सही जवाब ऑप्शन 1 है।
तो सवाल नंबर 105 है कि पहले शेर के दूसरे मिसरे में शायर किसको मुसलसल सफ़र में बता रहा है। किसको मुसलसल सफ़र में बता रहा है शायर? पहले मिसरे के दूसरे शेर में। यानी अब देखिए कि जो अभी पढ़ा आपने उसी में ये कह रहा है कि पहला मिसरा अगर देखिए तो ये देखिए आपको हमने कहा कि पहले मिसरे क्या हैं यहाँ पर है ना, मंजिल कोई न जाद ए मंजिल नज़र में है लेकिन हयात है कि मुसलसल सफ़र में है। तो ये जो दूसरा लाइन है तो इसी शेर के बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन कि पहले शेर के दूसरे मिसरे में शायर किसको मुसलसल सफ़र में बता रहा है। तो देखिए कि हयात है को मुसलसल सफ़र में बता रहा है। इसका सही जवाब आपके सामने 2 है, यानी 105 का सही आंसर 2 है, हयात को बता रहा है। चलिए 105 तक हमने सॉल्व किया, तो अब देखते हैं सवाल नंबर 106। सवाल नंबर 106 देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप हिदायत पढ़ लीजिए। हिदायत दिए गए हैं, उन हिदायत में आपसे कुछ बातें की जा रही हैं। उन हिदायत को पेश नज़र रखकर अगर हम पढ़ते हैं तो फिर समझ में भी बात आएंगी। हिदायत हैं आपके लिए कि नीचे दिए हुए सवाल को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। किसी एक का इंतखाब कीजिएगा। पहले आप एक एक क्वेश्चन करके पढ़िए। सवाल नंबर 106 है आपके सामने। सवाल समझ लीजिए अच्छी तरह से, फिर जवाब दीजिए। सवाल नंबर 106 में है, दर्ज झैल में से कौन कवायद पढ़ाने का एक मुअस्सिर तरीक़ा है। अगर यानी कह रहे हैं कि आप कवायद ग्रामर पढ़ा रहे हैं तो उसका एक मुअस्सिर तरीक़ा बताइए। इफ़ेक्टिव वे कौन सा हो सकता है, यानी कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे कवायद पढ़ाने में। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है नंबर 1 में मिसालों के साथ कवायद के उसूलों की तदरीस। नंबर 2 में दिया है मतन का तर्जमा करते हुए कवायद के उसूलों की तदरीस। या फिर आपको तीसरा विकल्प दिया गया है कि कवायद की मखसूस किताब की मदद से कवायद की तदरीस। या फिर चौथा दिया है कवायद के उसूलों की दरियाफ्त में मुआविन सियाक में कवायद की तदरीस। हालांकि इसका सही आंसर यही है कि हम पढ़ाना चाह रहे हैं तो ये मेथड सबसे बेस्ट है। कवायद के उसूलों की दरियाफ्त में मुआविन सियाक में कवायद की तदरीस करेंगे, जो बच्चे के जहन में हमेशा के लिए बैठ जाएगा और इसी को कह लीजिए कि इफ़ेक्टिव वे बताया जाता है। सवाल नंबर 7 है आपके सामने कि समाजी तामुल यानी इसको कहते हैं सोशल इंटरेक्शन के तसव्वुर का ताल्लुक़ किससे है, यानी ये तसव्वुर किसने पेश किया है। तो इसका सही जवाब है आंसर 3, यानी वाइगोस्की ने ये समाजी तामुल का तसव्वुर पेश किया है। सवाल नंबर 108 है, इसको भी अच्छी तरह समझ लीजिए। पहले क्वेश्चन के दर्ज झैल में से कौन बच्चों के ज़ुबान के इक्तिसाब में मुआविन होता है। बच्चों के इक्तिसाब में, ठीक है, ये ज़ुबान के लिए जो बच्चा ज़ुबान यूज़ कर रहा है उसके हसूल के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा मुआविन है, यानी नीचे जो ऑप्शन हैं उनमें से। तो इसका यानी सवाल नंबर 108 का आंसर देने से पहले आप ऑप्शन को समझिए कि कहा जा रहा है कि घर का माहौल जहां बच्चे को ज़्यादा बोलने की आज़ादी नहीं है, जहां ज़्यादा बोलने की आज़ादी नहीं वहां बच्चे के ज़ुबान का इक्तिसाब नहीं होगा, तो ये नहीं हुआ। दूसरा है कि घर और उसके आसपास पड़ोस की बातों को सुनना, वहाँ सिर्फ वो क्या करेगा, आसपास पड़ोस की बातों को सिर्फ सुनेगा ही। इसी तरह से नंबर 3 में है बच्चों से कही हुई बातों और जुमलों को दोहराने के लिए कहना, यानी जो बातें हम कह रहे हैं सिर्फ उन्हीं को दोहराना, उससे ज़ुबान का इक्तिसाब फिर भी महदूद रहता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। नंबर 4 में है दूसरे बच्चों के साथ खेलना, अगर वो दूसरे बच्चों के साथ खेलेगा तो वो बार बार ज़ुबान समझ लीजिए कि रिपीटेशन भी है, उसको सुनेगा भी, आसपास पड़ोस वाले अगर बोल रहे हैं उसको भी सुनेगा, यानी खेलेगा तो इसमें बार बार बोलेगा और वो ज़ुबान इसमें ज़्यादा इक्तिसाब करेगा। इसका सही आंसर यही 4 है, दूसरे बच्चों के साथ खेलना। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम देखते हैं 109 है। अब यहाँ इस क्वेश्चन को समझिए पहले, फिर उसके बाद आंसर कीजिएगा।
109 में है, बच्चे फितरी अंदाज में ज़ुबान का इक्तिसाब करते हैं। अगर उन्हें रूबरू किया जाए, यानी कह रहे हैं कि आमने सामने करने को रूबरू कहते हैं, तो ज़ुबान का इक्तिसाब करते हैं फितरी अंदाज में बच्चे, यानी नेचुरल अंदाज में बच्चे सीखते हैं, ज़ुबान का इक्तिसाब करते हैं। अगर रूबरू किया जाए, ऑप्शन देख लीजिए। पहले ऑप्शन है एक वक्त में सिर्फ एक ज़ुबान के, तो ये पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको समझना है। इसी तरह से दूसरा दिया ऑप्शन कि इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़ायद ज़ुबान के। इसी तरह से देख लीजिए, तीसरा है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के। और चौथा विकल्प है आपके सामने कि किसी ज़ुबान के कवायदी साख्त के। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़ायद ज़ुबान के। यानी इस हालत में ये जो पूछा गया है, फितरी अंदाज में बच्चे सीखते हैं इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़ायद ज़ुबान का इक्तिसाब आसानी से कर लेते हैं। सवाल नंबर 110 है, दर्ज झैल में से कौन मतन के मुताले के लिए अहम है। सवाल समझ रहे हैं कि मतन जो आप टेक्स्ट है उसके मुताले के लिए सबसे अहम कौन है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपको मिलेगा। ऑप्शन है कि फर्स्ट में कि मतन के हर लफ्ज़ को पढ़ना, यानी हर लफ्ज़ को हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे पास टेक्स्ट है उसको पढ़ रहे हैं। नंबर 2 है एराब पर तवज्जो मरकूज़ करना, जो यानी ज़बर ज़ेर पेश को एराब कहते हैं, उस पर तवज्जो दें। नंबर 3 में है कि तहरीर करदा मतन के मानी मालूम करना। नंबर 4 में सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ बआवाज़ बुलंद पढ़ना। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो सकता है 10 का? तो इसका सही है ऑप्शन 3, यानी तहरीर करदा मतन के मानी मालूम करना मतन के मुताले के लिए सबसे अहम है। चलिए सवाल नंबर 10 आप समझ गए, तो सवाल नंबर 111 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 111 में है कि दर्ज झैल में से कौन ज़ुबान की तदरीस के मकासिद में शामिल नहीं है। इस वर्ड पर जोर दीजिए, ध्यान दीजिए कि ज़ुबान की तदरीस, ठीक है, टीचिंग ऑफ लैंग्वेज के कह रहे हैं कि मकासिद में शामिल नहीं है। कौन सी चीज़ है ऐसी? ऑप्शन 1 में है समझकर पढ़ने की सलाहियत। ऑप्शन बी में है कोशिश से ख्यालात का इजहार। इसी तरह से नंबर 3 में है देखिए कि जो कुछ सुन रहे हैं उसको समझने की महारत। नंबर 4 में है मरबूत तहरीर को फ़रोग़ देना। आप यहाँ पर देखिए कि इसमें भी जो है देखिए एक चीज़ जो है कॉमन है, जो यहाँ क्वेश्चन पूछा है ज़ुबान की तदरीस के मकासिद में, यानी जो ज़ुबान हम सीख रहे हैं, कोशिश से ख्यालात का इजहार ये शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 111 हुआ, तो अब आते हैं सवाल नंबर 112 की तरफ। सवाल नंबर 112 में पूछा जा रहा है कि सौतियाती आगही ज़्यादातर मुताल्लिक़ होती है। सौतियाती आगही किससे ज़्यादातर मुताल्लिक़ होती है, यही सवाल है। ऑप्शन ए है, एक है कि सुनने की सलाहियत। ऑप्शन 2 है बोलने की सलाहियत। ऑप्शन 3 है पढ़ने की सलाहियत। फिर इसी तरह से ऑप्शन 4 है लिखने की सलाहियत किससे मुताल्लिक़ होती है। तो इसका सही जवाब यानी 112 का सही जवाब है ऑप्शन 3, यानी पढ़ने की सलाहियत से ये मरबूत होती है। सवाल नंबर 114 है। सवाल समझिए कि नोम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों में ज़ुबान की कुदरती महारत होती है, यानी कि उसके। अब देखिए यहाँ पे पहले सवाल अगर समझते हैं तो जवाब आसान है। ये क्या मानते हैं नोम चॉम्स्की, किस सिलसिले में बच्चों में ज़ुबान की तरक्की की कुदरती महारत होती है, ये बात उनका कहना है। क्यों कहना है, तो उसका जवाब आपको यहाँ पर तलाश करने हैं इन विकल्प में, इक्तिसाब की, नकल की, तब्दीली की या तर्जमा की, कौन से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी इक्तिसाब की महारत होती है, यानी ज़ुबान के बच्चों में ज़ुबान की कुदरती महारत इक्तिसाब की होती है। ठीक है, ये नोम चॉम्स्की मानते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 14 आपके सामने है कि ज़ुबान की महारतों की तदरीस होनी चाहिए। जो ज़ुबान की महारतें हैं, स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, तो उसकी तदरीस होती है किस ज़रिए से, नकल के ज़रिए से, अलग थलग। नंबर 3 में है कि तफसीली वजाहत के ज़रिए, या फिर कह रहे हैं कि एक मरबूत अंदाज में। यानी सवाल नंबर 114 का सही आंसर है
ये एक मरबूत अंदाज में, यानी तरतीबवार सिलसिलेवार जो कहा जाता है वही मरबूत अंदाज है। तो सवाल नंबर अब इसके बाद है 115। देखिए लिखा है, इस बात को समझ लीजिए, अगर सवाल समझ गए तो जवाब आसान हो जाएगा आपके लिए। सवाल ये पूछा जा रहा है कि उस्तानी यानी जो टीचर्स हैं, मुअल्लिमा हैं, तो उस्तानी इब्तिदाई दर्जात में जो बहुत निचले दर्जात हैं के तलबा को कुछ तस्वीर बनाने और उनमें रंग भरने के लिए कहती है। तस्वीर बनाने के लिए कहती है और फिर उसमें रंग भरने के लिए यानी ड्राइंग करने कहती है। इस तरह वो क्लास में यानी ये काम जो दे रही हैं, इसके ज़रिए से क्या ऑप्शन है कि क्लास में खामोशी बनाए रखने के लिए तलबा को मसरूफ़ रखती है। ये वर्क जो दे रही हैं तो क्या वजह है? तो नंबर 2 है लतीफ़ हरकी महारत को फ़रोग़ दे रही हैं। नंबर 3 में उभरते फ़नकार बच्चों को मौका फ़राहम कर रही हैं। नंबर 4 में है बच्चों को सिर्फ़ काम में शामिल कर रही हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, लतीफ़ हरकी महारत को फ़रोग़ दे रही हैं ये मुअल्लिमा इस तरह से बच्चों में। सवाल नंबर 116 है कि दर्ज झैल में से कौन से अमल ज़ुबान के बोलने की महारत को फ़रोग़ देने में सबसे ज़्यादा मुआविन होंगे, यानी ज़ुबान की महारत को फ़रोग़ देने में कौन सा अमल क्या होगा सबसे ज़्यादा मुआविन होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद इसका सही आंसर कीजिएगा। तो 116 का कि इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर नज़मों को पढ़ाने से, रोल प्ले में शिरकत करने से, दरसी किताब के किसी सबक का उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर पढ़ने से, या है कि उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर नज़मों के सही तलफ़्फ़ुज़ की मशक़ करने से। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, रोल प्ले में शिरकत करने से बच्चों में क्या होगी, यानी ये ज़्यादा मुआविन है ज़ुबान के बोलने की महारत को फ़रोग़ देने में। सवाल नंबर 117 है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, समझिए कि तीसरी जमात का उस्ताद तलबा से कहानी को इस तरतीब से बयान करने के लिए कहता है। उस्ताद किससे कह रहा है? तलबा से, और कहानी बयान करने के लिए कह रहा है इस तरतीब से जैसा कि सबक में दिया गया है। तो ये सरगर्मी जो टीचर जो एक स्टूडेंट से करवा रहा है मुआविन होगी। किस चीज़ में मुआविन, यानी सहायता करेगी? कह रहा है कि इबारत को समझकर पढ़ने में, या फिर कह रहे हैं काबिल फ़हम मवाद में, या फिर ये कह रहे हैं कि लिखने की महारत के इजाफ़े में, या चौथा है कि तलबा के बात करने के वक्त के इजाफ़े में। तो इसका सही आंसर है इबारत को समझकर पढ़ने में, यानी ये सरगर्मी मुआविन होगी। कौन सी? यानी उस्ताद अगर तरतीबवार जैसा कि सबक में दिया गया है उसी तरह से अगर बयान करने के लिए कह रहा है तो वो समझेगा उस पैराग्राफ को, उस कहानी को बहुत अच्छी तरह से। चलिए सवाल नंबर अब 118 हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। पूछा जा रहा है कि दूसरी जमात का उस्ताद क्लासरूम में रखी हुई चीज़ों पर पर्चियाँ चस्पा कर देता है। ठीक है, दूसरी जमात का उस्ताद क्लासरूम में यानी में रखी हुई चीज़ों पर पर्चियाँ चस्पा कर देता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि ग्लास है, इसी तरह से जग है, इसी तरह से और भी चीज़ें हैं, उस पर एक पर्ची चिपका देता है। तो कह रहा तहरीर करदा लफ्ज़ असल चीज़ से मरबूत करने में तलबा की मदद करते हैं। यानी अगर हम कुर्सी पर वो चिपका दिए हैं पर्ची, तो वो कुर्सी से जो तलबा को जोड़ रहा है तो वो मदद कर रहा है। तो कह रहे हैं इस तरह की सरगर्मियाँ तलबा की किस सलाहियत को निखारने में मुआविन होती हैं। ये सरगर्मी किस चीज़ को निखारने में मुआविन होंगी, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है, ये सरगर्मी किस चीज़ को निखारेगी? कह रहा है कि क्या कवायद को निखारेंगी, क्या तहरीरी महारत को, या ज़ख़ीरे अल्फाज को, या फिर कह रहे हैं लिखावट को। किस चीज़ को ये सरगर्मी कह रहे हैं निखारेंगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, यानी ज़ख़ीरे अल्फाज को निखारने में मुआविन होंगी। ये बढ़ा देंगी उसकी, वो जोड़ पाएगा, वो समझ जाएगा अच्छा इस चीज़ के लिए यही वर्ड इस्तेमाल करते हैं। चलिए सवाल नंबर 119 है, दर्ज झैल में से कौन बच्चे की लिसानी महारत की जांच में कम मुअस्सिर है? दर्ज झैल में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो बच्चे की लिसानी महारत की जांच में कम मुअस्सिर है, यानी कम इफ़ेक्टिव है?
तो इसका सही जवाब तलाश करने हैं आपको। तो पहले ऑप्शन है कि कहानी सुनाना, कहानी लिखना, किसी हादसे को बयान करना, या फिर 4 है कि इमला। कौन सी चीज़ कम मुअस्सिर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 इमला। ये जांच को निखारने में, लिसानी महारत की जांच को निखारने में कम मुअस्सिर है। सवाल नंबर 120 है कि दर्ज झैल में से कौन सा सवाल बच्चों की ज़ुबान की सलाहियत के इजाफे में सबसे ज़्यादा मुआविन होगा? तो कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा मुआविन होंगी? करें बच्चों की ज़ुबान की सलाहियत के इजाफे में। तो इसका ऑप्शन है नंबर 1 में कि अपनी पसंदीदा किताबों में से किसी एक का नाम। नंबर 2 है कि लफ्ज़ तरजीह के इस्तेमाल से एक जुमला बनाना। नंबर 3 है कि अपने और अपनी वालिदा के दरमियान होने वाले मुकालमा तहरीर करना। नंबर 4 है कि मुताला करदा नज़्म के खालिक का नाम लिखना। कौन सी चीज़? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 अपने और अपनी वालिदा के दरमियान होने वाला मुकालमा तहरीर करना। अगर ये हम तहरीर कर रहे हैं तो ज़ुबान की सलाहियत के इजाफे में ये सबसे ज़्यादा मुआविन है, यानी ख़ुद करके सीख रहा है बच्चा। तो चलिए फिर यहाँ पर तो ये बात हो गई कि पहला जो इन्होंने चूज़ किया है लैंग्वेज 1 के तौर पर, उसका हो गया। लैंग्वेज 2 में क्या पूछा गया है क्वेश्चन, जो 121 से 150 तक हम देखेंगे। आइए यहाँ पर भी उसी तरह से पहले हम क्या करते हैं, पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। हिदायत पढ़ने के बाद तब देखिए आसान हो जाएगा आपके लिए। हिदायत है यहाँ पर कि नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यानी इस पैराग्राफ से आपको 121 से 128 तक का आंसर मिलेगा। तो पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं हम। कह रहा है कि पैराग्राफ में ये है कि रियासत केरला कर्नाटक के जनूब मगरिब में वाक़ है। इस रियासत से कर्नाटक और तमिलनाडु की सरहदें मिलती हैं। केरला में चारों तरफ नारियल के दरख्त ही दरख्त नज़र आते हैं। इसी तरह से केरला के माना नारियल का घर है। यही वजह है कि इस रियासत का नाम केरला पड़ा। यहाँ की ज़ुबान मलयालम है। कथाकली यहाँ का मशहूर नाच है और ओणम यहाँ की ख़ास त्यौहार है। जनूबी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश केरला ही में होती है। यहाँ का ज़्यादातर इलाका पहाड़ी है, गर्मी भी बहुत पड़ती है। केरला में समंदर जगह जगह अंदर तक चला गया है और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। केरला के हरे भरे जंगल देखने के काबिल हैं। उन जंगलों में हाथियों के झुंड नज़र आते हैं। उनमें रोज़वुड और सागवान के दरख्त भी पाए जाते हैं। ये एक पैराग्राफ है, इक़्तिबास इसको बोलते हैं, पैसेज बोलते हैं। इससे आपको यहाँ पर आंसर तलाश करके लिखने हैं। जो यहाँ पर पूछा गया है देख लीजिए, 121 से 128 तक का आंसर आपको इसी पैराग्राफ से मिलेगा। तो यहाँ पर आंसर देखिए, पहले तलाश कीजिए। पहला क्वेश्चन है यानी 121 नंबर, केरला में चारों तरफ कौन से दरख्त नज़र आते हैं? चारों तरफ कौन से दरख्त नज़र आते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 नारियल के दरख्त नज़र आते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ होगा कि यहाँ पर देखिए जो आपसे यहाँ कहा गया है कि ठीक है, केरला के माने नारियल का घर है, तो वहाँ पर नज़र इसी के आते हैं और इसी वजह से इस रियासत का नाम पड़ा है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, केरला का ख़ास त्यौहार कौन सा है? तो इसका यहाँ पे लिखा ओणम यहाँ का ख़ास त्यौहार है। तो ये ऑप्शन 3 इसका सही है 122 का। चलिए 123 देखते हैं। केरला में ज़्यादातर इलाका कैसा है? इलाके के बारे में पूछा है। यहाँ पर ज़्यादातर इलाका कैसा है? तो यहाँ पर आंसर है कि ज़्यादातर इलाका पहाड़ी है। इसका सही जवाब ए है। चलिए सवाल नंबर 124 है, केरला के हरे भरे जंगलों में किसके झुंड नज़र आते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 हाथियों के झुंड नज़र आते हैं। इसी तरह से अगला देखते हैं। अगर आपके 125 में पूछा गया है क्वेश्चन के केरला के जंगलों में और कौन से दरख्त पाए जाते हैं? केरला के जंगलों में तो रोज़वुड और सागवान के दरख्त पाए जाते हैं। इसका सही जवाब 1 है। इसी तरह से 126 में देखिए सरहद की जमा है,
यानी सरहद की जमा पूछ रहे तो ऑप्शन 1 है सरहदें इसकी जमा है। सवाल नंबर 127 है ख़ास का मुतज़ाद क्या है, उल्टा आम है, इसका ऑप्शन 1 सही है। सवाल नंबर 128 है रियासत केरला से किन 2 रियासतों की सरहदें मिलती हैं, तो इसका सही जवाब है कर्नाटक और तमिलनाडु, ऑप्शन 1 सही है इसका। सवाल नंबर 129 अब देखते हैं हम। 129 में देखने से पहले कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा एक पैराग्राफ फिर से। इस पैराग्राफ के लिए भी वही हिदायत है, तो पहले डायरेक्ट हम पैराग्राफ पढ़ते हैं और 129 से 135 तक का जवाब इसी पैराग्राफ से मिलेगा। लिखा है इसमें कि बागबानी शुरू करने के लिए सबसे अच्छा मौसम बरसता है, यानी बरसात है। बरसात के मौसम में ज़मीन नम रहती है, यहाँ पर बरसात ही होना चाहिए। तो गर्मी के मौसम में ज़मीन सूख जाती है और सूखी ज़मीन पर पौधा ज़िंदा नहीं रह सकता। इसी तरह से लिखा आगे कि पौधों के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ज़मीन या मिट्टी, दूसरी चीज़ पानी और तीसरी चीज़ धूप और रोशनी। याद रखिएगा ये, इन पौधों के लिए 3 चीज़ ज़रूरी है, मिट्टी, पानी, धूप। अब यहाँ अगला पैराग्राफ है कि बागबानी आराइश व ज़ैबाइश का काम है, हमेशा क्यारियाँ सीधी और सलीक़े से बनानी चाहिए। बागबानी करते वक्त 2 बातों का हमेशा ख्याल रखना ज़रूरी है। पहला ये कि थोड़ा थोड़ा काम रोज़ाना करना बेहतर होता है, दूसरे ये कि बाग की हिफाजत अच्छी तरह करें। इस पैराग्राफ से आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन को पहले पढ़िए। लिखा है कैसी ज़मीन पर पौधा ज़िंदा नहीं रह सकता, तो साफ बात है कि सूखी ज़मीन पर पौधा ज़िंदा नहीं रह सकता। सवाल नंबर 130 है बागबानी करते वक्त हमेशा क्यारियाँ कैसी बनानी चाहिए, तो इसका आंसर है सीधी और सलीक़े से बनानी चाहिए। तो चलिए अगला है सवाल नंबर 131 आपके सामने। बागबानी किस तरह का काम है, तो बागबानी किस तरह का काम है 131 का आंसर आप थोड़ा सा ढूंढ लीजिए। तो इसका सही आंसर है 3, आराइश व ज़ैबाइश का काम है। सवाल नंबर 132 है बागबानी करते वक्त रोज़ाना थोड़ा काम करने के अलावा दूसरा क्या काम करना चाहिए, यानी दूसरा काम क्या करना चाहिए, थोड़ा सा वक्त अगर बच जाता है। तो सवाल नंबर 132 का आंसर 1 है, बाग की हिफाजत अच्छी तरह करनी चाहिए। चलिए सवाल नंबर 133 है ख्याल की जमा क्या है, ख्यालात हैं। इसी तरह से सवाल नंबर 134 है धूप का मुतज़ाद क्या है, छाँव है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2 है। सवाल नंबर 135 है ज़मीन किस मौसम में नम रहती है, तो सही जवाब है ऑप्शन 2 कि बरसात के मौसम में नम रहती हैं। चलिए अब यहाँ से सवाल नंबर 136 आपके लिए शुरू हो रहा है और यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। एक बच्चे के लिए आप टीचर बनने जा रहे हैं। तो सवाल नंबर 136 है कि दर्ज झैल में से कौन ज़ुबान के इक्तिसाब में बच्चे के लिए सबसे अहम रोल अदा करता है, यानी ज़ुबान के इक्तिसाब में, ज़ुबान सीखने में बच्चे के लिए अहम रोल सबसे ज़्यादा कौन अदा करता है। 136 का आपको आंसर जो है देना है, उस्ताद करता है, घर या स्कूल या मीडिया, कौन करता है, तो अहम रोल जो है घर का होता है। तो आप जो है घर में जैसा इस्तेमाल करेंगे वैसे बच्चे सीखते चले जाते हैं। सवाल नंबर 137 है कवायद के उसूलों को याद करना इस तरीक़े कार की बुनियाद है, यानी किस तरीक़े कार की बुनियाद है याद करना कवायद के उसूलों को। तो कह रहा है कि इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, यानी कवायद का वज़ाहती तरीक़ा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो सवाल नंबर 138 आपके सामने ये रहा। इसमें है कि ज़ुबान की आमोज़िश में कोई अहमियत नहीं होती है, यानी कह रहा है कि किस चीज़ की अहमियत ज़ुबान की आमोज़िश में नहीं होती है। ऑप्शन है या नीचे ऑप्शन 1 है तरतीब की, खुद एतमादी की, नंबर 3 में आमोज़िशी रवैये की, नंबर 4 में तर्जमे की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 तर्जमे की। ज़ुबान की आमोज़िश में कोई अहमियत नहीं होती है ट्रांसलेट की, तर्जमे की। सवाल नंबर 139 आपके सामने है
आप बच्चों को लिखने के बारे में बताने के लिए एक उस्ताद की हैसियत से क्या करेंगे, एक टीचर बन चुके हैं आप, बतौर टीचर लिखने के बारे में अगर बताना चाह रहे हैं बच्चों को, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन अब देख लीजिए यहाँ पर है। नंबर 1 है कि बच्चों से उस ज़ुबान के हुरूफ़ तहजी लिखने के लिए कहेंगे, बच्चों को अपने ख़यालात कलम बंद करने का मौका फ़राहम किया जाएगा, या फिर तीसरा है कि बच्चों से पहले याद करने और फिर खुशख़त अंदाज में एक इक़्तिबास लिखने के लिए कहा जाएगा। नंबर 4 में है कि बच्चों को तख्ते स्याह से हुरूफ़ को लिखने का मौका फ़राहम किया जाएगा। तो कह रहे हैं कि कौन सा विकल्प आपके लिए आप चुनेंगे, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, बच्चों को अपने ख़यालात कलमबंद करने का मौका फ़राहम किया जाएगा। अगर ये मौका देते हैं आप, तो बच्चा जो है बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा, प्रोग्रेस करेगा। सवाल नंबर 140 की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। 140 में देखिए कि क्या है, पूछा जा रहा है कि बच्चों के लिए तदरीसी आमोज़िशी मवाद TLM, ठीक है, के इंतखाब में सबसे अहम नुक्ता क्या है। यानी TLM बच्चों के लिए TLM जो हम सिलेक्ट करेंगे, चुनेंगे, तो उनमें अहम नुक्ता क्या है, किसको जो है जहन में रखा जाता है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, उसे करीबी बाज़ार में दस्तयाब होना चाहिए, उसे बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि उसे सिर्फ तलबा का तैयार करदा होना चाहिए। नंबर 4 में पूछा जा रहा है उसे सियाक के मुताबिक और मरबूत अंदाज में इस्तेमाल होने वाला होना चाहिए। यही सही जवाब है ऑप्शन 4। चलिए 41 की तरफ आते हैं। 141 में पूछा जा रहा है, दूसरी जमात के चंद तलबा को बाज़ सौतियों की अदायगी में परेशानी होती है, तलबा की इस परेशानी को हल करने के लिए सबसे मुअस्सिर हिकमत अमली क्या होगी। सवाल थोड़ा लंबा है, इसको समझ लीजिए। कह रहा है कि वो तलबा जो है दूसरी जमात के हैं, कुछ ही तलबा हैं, कह रहे हैं कि बाज़ सौतियों यानी जो हम आवाज़ निकालते हैं उसकी अदायगी में, प्रोनाउंस में उसको परेशानी होती है, तलफ़ुज़ नहीं कर पा रहा है। कह रहे हैं कि तलबा की इस परेशानी को अगर एक टीचर हल करना चाहे तो मुअस्सिर हिकमत अमली क्या होगी। इतनी बात याद रखिए। तो अब ऑप्शन पढ़िए। हिकमत अमली बता रहा है कि इंसान मुँह के एक मॉडल के इस्तेमाल से ख़ास सौतिया के हामिल अदायगी के नुक्तों को पेश करना चाहिए। कह रहे कि मॉडल दे करके अगर हम ऐसा करें तो क्या ये मुअस्सिर हिकमत अमली होगी। 141 का आंसर आपको ढूंढना है। तो दूसरा है, उसे हम काफ़िया लफ्ज़ों और पूरे लफ्ज़ में सौतिया की तख्लीक़ और शनाख्त जैसी जुड़वा सरगर्मी का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, ये वाला। तो ये पूछा कहा गया यानी हम सौतिया लफ्ज़ यानी हम काफ़िया लफ्ज़। नंबर 3 में है, मतन को आवाज़ बुलंद पढ़ना और सौतियों को नुमाया करके उनके इस्तेमाल की वजाहत करनी चाहिए। तलबा को मश्क दी जाए ताकि उसे बार बार दोहरा कर अपनी परेशानी पर काबू पा सकें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, यानी उसे हम काफ़िया लफ्ज़ों और पूरे लफ्ज़ में सौतिया की तख्लीक़ और शनाख्त जैसी जुड़वा सरगर्मी का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इस तरह की सरगर्मी में हम उसको इन्वॉल्व करते हैं तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 142 की तरफ। 142 में पूछा जा रहा है, सवाल को समझिए, थोड़ा सा लॉन्ग है। तदरीस के किस तरीक़े में, यानी कह रहा है कि कौन सा यानी टीचिंग मेथड कौन सा है कि पहले क़वायद के उसूलों पर तवज्जो दी जाती है, फिर उसी पर बुनियाद पर बहुत सी मिसालें पेश की जाती हैं। पहले हम क़वायद के उसूल पढ़ा देते हैं, फिर उसकी मिसालें देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, यानी कौन सा मेथड है ये। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, इस्तिखराजी मेथड है। इसमें पहले हम रूल पढ़ाते हैं, फिर हम उसके एग्ज़ाम्पल देते हैं। इस्तिक़राई तरीक़े में पहले हम क्या करते हैं, एग्ज़ाम्पल देते हैं, फिर उसके बाद हम रूल बताते हैं। ये है। सवाल नंबर 143 आपके सामने है कि आमोज़गार किस तरह ज़ुबान का इक्तिसाब करता है। आमोज़गार किस तरह ज़ुबान का इक्तिसाब करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन
एक के फितरी तामुली माहौल में ज़ुबान को बरत कर ज़ुबान का इक्तिसाब करता है, और यही नज़रिया वाइगोस्की का है। चलिए सवाल नंबर 144 है कि दर्ज झैल में से कौन लतीफ़ हरकी महारत को फ़रोग़ देने की मिसाल है। तो लतीफ़ हरकी महारत को फ़रोग़ देने की मिसाल लिखना है। चलिए सवाल नंबर अब अगला देखते हैं। हम पूछा जा रहा है हमसे कि 145 में उस्ताद के ज़रिए पूछे गए सवालात में से कौन सवाल क्लासरूम में कसीर लिसानियत को फ़रोग़ देता है। 45 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन 2 है, सब्ज़ियों के नाम अपनी ज़ुबान में लिखें, ये कसीर लिसानियत को फ़रोग़ देता है। सवाल नंबर 146 है, इब्तिदाई दर्जात में नज़्मों को पढ़ाना क्योंकि ये आमोज़गारों को हदफ़े ज़ुबान बोलने का मौका फ़राहम करती है। 46 का सही जवाब है ऑप्शन 1, आमोज़गार को हदफ़े ज़ुबान बोलने का मौका फ़राहम करती है। चलिए सवाल नंबर 4 यानी 147 है, बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिए फिर समझिए। पहले क्वेश्चन गौर से सुनिए। लिखा है, एक उस्ताद ने क्लासरूम में सुनने की सरगर्मी को अंजाम देने का फ़ैसला किया है। उसने इस अमल में आमोज़गारों को सुनने की सरगर्मी यानी जो सुन रहा है तो वो को शामिल करने के लिए चंद गौर ख़ौज़ यानी गौर ख़ौज़ की सरगर्मी का भी मंसूबा बनाया टीचर ने। ठीक है, इसका कनेक्शन इससे कीजिए। जैसे दिलचस्पी पैदा करने और बहसो मुबाहसा के लिए कुछ तफ्तीशी सवालात, इस तरह की तैयारियां होती हैं। यानी बहसो मुबाहसा करने के लिए, दिलचस्पी पैदा करने के लिए कुछ सवालात भी अरेंज किए। कह रहे हैं कि इस तरह की तैयारियां होती हैं। इस तरह की तैयारियां क्या होती हैं? 147 का आंसर अगर देखें तो क्योंकि अभी सुना नहीं है, सुनने से पहले की सरगर्मी है, तो यही ऑप्शन 1 सही है। सुनने से पहले की सरगर्मी है ये, सुनने के दरमियान की सरगर्मी नहीं है, सुनने के बाद की सरगर्मी नहीं है, सुनने की सरगर्मी की तौसी और इत्तिबा भी नहीं है। तो चलिए सवाल नंबर 148 आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, है इसमें कि दर्ज झैल में से कौन ज़ुबान की क्लास में तस्वीर पोस्टर के इस्तेमाल के हवाले से सही नहीं है। तो सवाल नंबर 48 का ऑप्शन जो है देखिए ये सब है, तो उनमें से चौथा ऑप्शन सही है कि ये बच्चों को सुनने की महारत को फ़रोग़ देने का मौका फ़राहम करता है। सवाल नंबर 149 है, यहाँ पर देख लीजिए कि क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आपको भरना है। यहाँ तक कि इब्तिदाई ख़वानदगी की सतह पर क्वेश्चन मार्क का शुमार लिखने में होता है। 149 का सही जवाब है ऑप्शन 4 यानी ड्राइंग का शुमार उसमें होता है। सवाल नंबर 150 है कि दर्ज झैल में से कौन आमोज़गारों की ज़ुबान की जांच के बारे में सबसे अहम है। सबसे अहम है ज़ुबान की जांच के बारे में, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 पोर्टफोलियो। जो भी डाउट्स हैं वो हमें कमेंट करके हमें बताएं ताकि हम आपका आंसर कर सकें, आपके डाउट को हम दूर कर सकें। फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।